हेलो 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 हेलो। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? प्रेम पियाना जब से पिया है जी का है हाँ, जी का है हाँ। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सांसों की सिमरन। हाँ 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 हाँ, शिव का नाम। गुड मॉर्निंग विकास, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग विद्या, गुड मॉर्निंग रामदेव, गुड मॉर्निंग सीमा, अभिषेक, प्राची, आलोक, ए एम, उसके बाद यश, शिवानी, स्मार्टी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया हो? अच्छा, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, आपको मैंने आज की क्लास में एक होमवर्क दिया था, किया है वो होमवर्क है? वो होमवर्क किया किसी ने? बताओ, क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? मैंने कहा था सेक्शन 29 कैपिटल ए आपने पूरा पढ़ के आना है, ठीक है? और आपको मैंने क्लास का लिंक भी शेयर किया था कि अगर किसी को डिटेल में देखना हो तो वहां से भी देख सकता है। अब मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं किया, बट चलो आज वाली क्लास में हम 29 ए फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे जी, ठीक है? फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हमारा यहां से सेक्शन 29 ए जैसे ही हमारा खत्म होगा, देन फिर हमारा रेजोल्यूशन प्लान की बातें यहां पे हो जाएंगी। सर जी वीडियो देख ली, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। आईबीसी कब तक खत्म हो जाएगा? देखो टारगेट मेरा ये है कि 10 नवंबर तक, मतलब 10 से 15 नवंबर तक, मैक्सिमम 15 नवंबर तक हमारा आईबीसी पैक हो जाए जी, ठीक है? तो 15 नवंबर तक हम कोशिश करेंगे आईबीसी हमारा पैक हो जाए, ठीक है? चलो आओ जी, एक बार फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे सेक्शन 29 कैपिटल ए हमने कल वाली क्लास में स्टार्ट किया था, तो सेक्शन 29 कैपिटल ए कहता है कि कौन कौन से पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के। भाई कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के, वो सारी की सारी बातें 29 कैपिटल ए में आपको दी हुई हैं। अब यहाँ पे ये सेक्शन गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, उसकी बेसिक बेसिक बातें हमने समझी थी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वही लोग दोबारा कंपनी को लें जो कंपनी के पहले मालिक थे जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई थी। तो गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को दूर करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट उन सब लोगों को यहां से दूर करना चाहती है कि हाँ भाई ये लोग जो हैं ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, ये रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते। अब कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, वो 29 ए में दिया हुआ है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर क्या मैराथन रहेगा एबीसी का? क्यों भाई, अब क्यों रहेगा मैराथन? इसके बाद भी मैराथन चाहिए? हैं नालायक, कोई मैराथन आईबीसी का नहीं होगा जी। ऑलरेडी मैराथन पहले ही 12 घंटे के दो डले हुए हैं, जिसको भी आईबीसी का मैराथन देखना है वो देख सकते हैं जी, ठीक है? इतने सारे लेक्चर के बाद भी अगर मैराथन लगाना पड़े तो फिर एक ही तरीका है, इन लेक्चरों को कंबाइन करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, वो मैराथन बन जाएगा जी, और क्या।
ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात बोली थी कि सेक्शन 29A ऑल्सो अप्लाई लिक्विडेशन, मतलब ये लिक्विडेशन पर भी लगेगा, इंसॉल्वेंसी पर भी लगेगा। मतलब ये पर्सन जो है ना तो लिक्विडेशन में एसेट बाय कर सकते हैं और ना ही इंसॉल्वेंसी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पर्सन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बनेगा, अगर कोई पर्सन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट नहीं करेगा जी। और अगर वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। अब हमें वन बाय वन यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा पर्सन है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अब एक बार वन बाय वन यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है उसको हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं, वो 29A में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता जी। तो सर मतलब आईबीसी का डमरू मैराथन नहीं होगा? कमाल है यार। तो अगर मैराथन ही लेना होता फिर मैं इतने सारे लेक्चर क्यों ले रहा हूं? हैं, क्या चाहते हो? इधर देखो ध्यान से। एक तो ना क्लास शुरू होते ही बच्चा कहता है कि पहले क्लास नहीं, हमारे क्वेश्चन के आंसर दो आप। इधर देखो ध्यान से जी। ठीक है, चलो मैं क्लियर कर दूं, आईबीसी का कोई मैराथन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आईबीसी के अंदर 45 लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे ये बताओ, क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो बताओ। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे फटाफट से आ जाओ। तो सेक्शन 29A ये बात कहना कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इट मींस अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर कोई सीआर की भी रिवीजन मुश्किल है जी, सीआर की रिवीजन भी शायद नहीं होगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी मैराथन यूट्यूब पे डली हुई है, तो सीआर की भी रिवीजन के चांसेस कम है। अगर होगा तो मैं एक दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बता दूंगा जी। ठीक है, अब स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। बोलो, करें? चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार यहाँ पे और पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। तो गवर्नमेंट ये बात करे कि अगर कोई पर्सन मान लो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अच्छा डिक्लेयर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन डेट पे करने के अनेबल हो गया, अगर कोई पर्सन डेट पे करने के अनेबल हो गया और कोर्ट ने भी कह दिया कि ये डेट पे कर ही नहीं सकता, ये इंसॉल्वेंट है, तो सोच के बोलो जो बंदा ही अपने डेट पे करने के अनेबल हो गया वो दूसरे की कंपनी को क्या परचेस करेगा? भाई मेरे पास पैसे नहीं है खुद के, मेरे पास पैसे नहीं है खुद के, और तुम चाह रहे हो कि मैं दूसरे की कंपनी में रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करूं कि मैं दूसरे की कंपनी खरीदूंगा, तो गवर्नमेंट करी वो तो पॉसिबल नहीं है। इट मींस अगर आप यहां पे डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बन चुके हो, आप अनेबल टू पे हिज डेट हो, तो उसके बाद गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आप किसी कंपनी को दोबारा से बाय नहीं कर सकते। इट मींस आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, इट मींस आप रेजोल्यूशन प्लान जमा नहीं करवा सकते। देखो उसने यहां पर क्या बोला है, मिस्टर ए इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट हिज पर्सनल कैपेसिटी अंटिल ही इज डिस्चार्ज ही कैन नॉट प्रपोज ए रेजोल्यूशन प्लान फॉर एनी अदर कंपनी। बस ये पर ध्यान दो। और इसका ऑब्वियस सी बात है, रीजन क्या निकल के आ रहा है? रीजन ये निकल के आ रहा है कि सच पर्सन ऑलरेडी फेल टू रीपे हिज ओन डेट allowing them to control of another distressed company would defeat the objective of the court। ऑब्वियस सी बात है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है विलफुल डिफॉल्टर। अच्छा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और विलफुल डिफॉल्टर में क्या फर्क है? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि मैं जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं बट फिर भी मेरे मन की इच्छा नहीं है तुम्हें देने की। तुमने मुझे 500 रुपए दिए थे, बिल्कुल सही बात है दिए थे, मेरे पास 500 रुपए देने को वापसी है ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ये तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें 500 रुपए नहीं दे रहा, तो उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को विलफुल डिफॉल्टर करार दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आपका विजय माल्या है, अब विजय माल्या जो है उन्होंने बोला विलफुल डिफॉल्टर है, ये जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, इनके पास पैसे है फिर भी इनकी इच्छा ही नहीं है उस पैसे को देने की, तो वो विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो वो कह रहे हैं इफ आरबीआई हैज कैटेगराइज ए पर्सन और एंटिटी एज ए विलफुल डिफॉल्टर अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट पर्सन इज इनएलिजिबल, वो इनएलिजिबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? समवन हु हैज द एबिलिटी टू रीपे लोन बट डेलिबरेटली अवॉइड इट, वो जानबूझ के इसको डिफॉल्ट कर रहा है, डाइवर्ट्स और सिफन्स बोरो फंड और डिस्पोज
ऑफ कोलेट्रल विदाउट इन्फॉर्मिंग द लेंडर, मतलब उसने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी थी वो सिक्योरिटी लेंडर की बिना परमिशन के वो सिक्योरिटी बेच दी, मतलब जिसकी मैलाफाइड इंटेंशन है, जिसकी इच्छा ही सही नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो वो जो है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। ये सेकंड पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है, थर्ड पॉइंट है एनपीए लिंक्ड इन एलिजिबिलिटी। अब एनपीए का मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन रेजोल्यूशन प्लान जमा करा रहा है या वो जिस कंपनी का प्रमोटर है या वो जिस कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी रेजोल्यूशन प्लान जमा करा रही है और ये ऑलरेडी 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, इनको एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो गवर्नमेंट ने कहा जब तुम ऑलरेडी 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, जब तुम एनपीए डिक्लेयर हो चुके हो तो तुम रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान द एप्लीकेंट, मतलब वो एप्लीकेंट और एक कंपनी कंट्रोल बाय हिम, या जिस कंपनी को वो कंट्रोल कर रहा है, और वेयर ही इज ए प्रमोटर, या जहां का वो प्रमोटर है, हैज एन एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट ऑफ ओवर 1 ईयर, मतलब उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो एनपीए डिक्लेयर हो चुका है। अब तुम सब जानते हो 90 दिन के बाद ना बैंक एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब एनपीए डिक्लेयर कर दिया, 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और 1 साल से ऊपर हो चुके एनपीए बने, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा आप इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर होंगे, आप एलिजिबल वाली कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए एनपी हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, हाँ अगर विद इन 1 ईयर है तो हम फिर भी सोच सकते हैं, बट अगर एनपीए को मोर देन 1 ईयर हो चुका है, आप वहां के डेट नहीं चुका पा रहे, आपको बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया, आप इस कंपनी को परचेस कैसे करने की सोच रहे हैं? तो या तो वो, या जिस कंपनी को वो कंट्रोल कर रहा है वो कंपनी खरीदना चाह रही है, उसकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है, या वो जिस कंपनी का प्रमोटर है उसकी बात यहां पे हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ये लोग एनपी हैं और एनपी को बने मोर देन 1 ईयर हो चुका है तो आप इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में हो। देखो री, मिस्टर सी इज ए प्रमोटर ऑफ सी टेक लिमिटेड whose bank loan become as NPA in June 2023. If insolvency start for another company in July 24, that is after 1 year, Mr. C cannot submit a plan because his own company account has remained NPA over 12 month। ये बात ध्यान दो, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर यहाँ पे कहना चाहिए इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब हम इनको यहां से मुक्त कर देंगे, चाहे एनपीए था फिर भी हम मुक्त कर देंगे, मतलब ये रेजोल्यूशन प्लान जमा करवा सकते हैं। कौन? द कोड गिव 1 चांस फॉर रिडम्पशन। पहला, इफ सच पर्सन रीपे ऑल ओवर ड्यू लोन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड चार्जेस बिफोर सबमिटिंग द रेजोल्यूशन प्लान। इट मींस अगर आप रेजोल्यूशन प्लान जमा करवाने से पहले, हाँ जी, अगर आप रेजोल्यूशन प्लान जमा करवाने से पहले, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप रेजोल्यूशन प्लान जमा करवाने से पहले आप अपने सारे लोन चुका देते हैं विद इंटरेस्ट और या कोई भी चार्जेस, अब वो सब चुका देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ये बात करिए उस केस में आप एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर हो सकते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बात चाह रही है कि जब तुम उससे पैसे चुका दोगे सारे, तुम इस कंपनी को परचेस करने की सोच सकते हो। अगर तुमने पैसे ही नहीं चुकाए, तुम्हारा एनपीए मोर देन 1 ईयर है, उस केस में तुम इनएलिजिबल हो जाओ। देखो, इफ मिस्टर सी from above clear all dues of CTech Limited in full with interest before he submit his plan for another company, now he can participate in the bidding process। अब उस केस में कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इस क्लोज का पर्पस क्या है? टू कीप इरिस्पॉन्सिबल और डिसऑनेस्ट पीपल आउट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, टू एंश्योर दैट ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड एथिकल इंडिविजुअल टेक कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रेस कंपनी, टू प्रोटेक्ट क्रेडिटर इंटरेस्ट एंड मेंटेन क्रेडिबिलिटी ऑफ द एबीसी प्रोसेस। ये पॉइंट लाना है। अब 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या कवर किया है कि जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो यहाँ से बाहर है। दूसरा, जो विलफुल डिफॉल्टर है वो यहाँ से बाहर है। तीसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना चाह रहा है वो, या जिस कंपनी को उसने कंट्रोल किया हुआ है वो, या जिस कंपनी का वो प्रमोटर है वो, अगर इनका एनपीए को हुए मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं तो ये भी इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। बट अगर इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान जमा करवाने से पहले सारा अमाउंट विद इंटरेस्ट विद एनी अदर चार्जेस जो भी था वो सारा पे कर दिया, उस केस में ये एलिजिबल हो सकते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है।
उसके बाद यहाँ पे देखो जी पॉइंट नंबर 3 में ना अब दो एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहले तो पॉइंट नंबर 3 है वही आ गया कि पर्सन कैन नॉट सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान इफ ही और हिज कंपनी हैज एनपीए फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर इंसॉल्वेंसी स्टार्ट। नाउ देयर आर 2 एक्सेप्शन। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन तो वो थी, 2 एक्सेप्शन और है added through explanation 1 and explanation 2. These are like special cases where the restriction will not apply. इन केस के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब पहला यहां पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट यहां पे कहना चाह रहे हैं इफ ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज ए फाइनेंशियल एंटिटी लाइक बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सब हो गया, एंड इज नॉट रिलेटेड ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो रिलेटेड नहीं है कॉर्पोरेट डेटर का, देन क्लोज सी विल नॉट अप्लाई। उस केस में क्लोज नंबर सी एप्लीकेबल नहीं होगा इवन इफ इट इज टेक्निकली रिलेटेड ओनली बिकॉज ऑफ डेट इनटू इक्विटी कन्वर्जन। ये पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, को मैंने कहा भी था कि अगर कोई बंदा स्पेशली रिलेटेड पार्टी इस वजह से बना है कि उसने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है तो उसको हम रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में कवर नहीं करते, वो सीओसी का पार्ट बन सकता है। ये पॉइंट हमने सीओसी वाले केस में किया था। तो वही सेम बात यहां पर है कि आप रिलेटेड पार्टी बने, कैसे बने, आपने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया तो आप रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे, मतलब आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जमा करवा सकते हैं। फिर उसने बोला यहां पर सिंपल मीनिंग यहां पे कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ओनली बिकॉज इट्स कन्वर्टेड इनटू लोन इनटू शेयर विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिलेटेड पार्टी एंड हेंस इट कैन बिकम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। वो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। Suppose HDFC Bank gave a loan to ABC Limited and ABC Limited could not repay. उसने वो repay नहीं किया, so HDFC converted part of its loan into equity share as allowed under debt restructuring. Because of this conversion, इस conversion की वजह से HDFC Bank technically become a shareholder which would normally make it related party, but this relationship exists only because of conversion of debt into share, not because HDFC wanted to control or manage ABC Limited। obvious सी बात है, और इसका पर्पस ये नहीं कि उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं यहां पर अभी उसने किस बैंक के, वोडाफोन के गवर्नमेंट ने शेयर लिए। अब वोडाफोन के गवर्नमेंट ने शेयर लिए, एसबीआई ने येस बैंक के शेयर लिए, दैट इज डेट कन्वर्जन किया डेट को इक्विटी में, तो गवर्नमेंट ने बोला ये रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में नहीं है। यहां पर उसका मोटिव कंट्रोल करना नहीं है, उसके डेट नहीं चुकाए जा रहे थे इसलिए उसने उसकी इक्विटी ली है। अगर वो डेट चुका देता तो वो इक्विटी के इंटरेस्टेड नहीं था, तो उससे बोला इसको हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जमा करवा सकते हैं। Therefore, under explanation 1, HDFC Bank will not be disqualified and can submit a resolution plan for ABC Limited। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक्सेप्शन फॉर अकाउंट्स एक्वायर अंडर एन अर्लियर रेजोल्यूशन प्लान। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इफ समवन बोट ए कंपनी और इट्स अकाउंट थ्रू ए प्रीवियस आईबीसी रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, दैट वाज ड्यूली अप्रूव बाय एनसीएलटी, ठीक है, लेटर दैट एक्वायर्ड कंपनी लोन बिकम एनपी अगेन, ठीक है, द न्यू बायर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट द प्लान वाज अप्रूव। इसका मतलब यह है कि इफ यू टुक ओवर ए कंपनी थ्रू ए प्रॉपर आईबीसी रेजोल्यूशन प्लान एंड द कंपनी लोन बिकम एनपीए अगेन लेटर, you still get a 3 year grace period before the ineligibility rule apply। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है यार कि जैसे मान लो आपने कोई कंपनी एक्वायर की, अब उस कंपनी का तुम्हें लोन चुकाना है, अब उस कंपनी का लोन चुकाने के लिए तुमने पैसे दिए, मतलब तुम्हारे पास तुम्हें पैसे लगाने हैं, ठीक है, अब वो एनपीए डिक्लेयर हो गया तो गवर्नमेंट करी हम तुम्हें 3 साल का ग्रेस देंगे। 3 साल ग्रेस देने का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि अब तुम उस कंपनी का लोन चुका रहे हो और तुम्हारा जो लोन है वो एनपीए डिक्लेयर हो गया कि हम तुम्हें किसी और कंपनी को खरीदने नहीं दे सकते। नहीं, ये जो तुम्हारा एनपीए डिक्लेयर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें उस लोन को पे करना था, तो इसलिए हम तुम्हें 3 साल का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे चेक करो रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या लिखा है। कह रहे हैं इन 2022 मिस्टर रोहन परचेज XYZ लिमिटेड अंडर आईबीसी अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, द प्लान वाज अप्रूव बाय एनसीएलटी ऑन 1 अप्रैल 22, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर 24 में क्या हुआ, द न्यू कंपनी बैंक अकाउंट बिकम एनपीए। क्यों एनपीए डिक्लेयर हो गया, ड्यू टू द मार्केट स्लो डाउन। नाउ 2025 रोहन वांट्स टू बिड फॉर अनदर इंसॉल्वेंट कंपनी, रोहन किसी दूसरी कंपनी को
एक्वायर करना चाहता है। नॉर्मली बिकॉज हिज कंपनी अकाउंट्स इज एनपीए ही वुड बी इनएलिजिबल अंडर क्लोज सी, बट सिंस एनपीए केम फ्रॉम ए कंपनी ही हैड एक्वायर वाया ए प्रीवियस रेजोल्यूशन प्लान, ही गेट 3 ईयर प्रोटेक्शन, दैट इज 1 अप्रैल 2025 तक उसके बाद ये प्रोटेक्शन है, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात बोली, तुमने पुरानी कंपनी खरीदी, उसके लोन तुमने चुकाए, इस चक्कर में तुम्हारा एनपीए डिक्लेयर हो गया और उसको मोर देन 1 ईयर हो गया, तो वैसे तो इनएलिजिबल है, बट अगर तुम्हारा एनपीए इस वजह से डिक्लेयर हुआ क्योंकि तुम्हें उसके लोन चुकाने पड़े, तो हम तुम्हें 3 साल का टाइम दे रहे हैं, 3 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे, दूसरी कंपनी को भी खरीद सकते हैं, बट 3 साल के अंदर ये काम तुम्हें खत्म करना पड़ेगा जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट यहां पे लिखिए जी। तो ही कैन स्टिल अप्लाई टू टेक अनदर कंपनी विद दोज 3 ईयर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, पॉइंट नंबर डी देखो जी, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस। अब अगर कोई बंदा ऑफेंस के चक्कर में कन्विक्ट हो गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, तो ए पर्सन कैन नॉट सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इफ ही हैज कन्विक्टेड, that is found guilty by a court for any offense punishable with at least 2 year of imprisonment under any law mentioned in the 12th schedule of IBC or 7 year or more imprisonment under any other law in India। तो अगर मतलब आपको 2 साल की सजा मिली है, ठीक है, जो इस imprisonment इस शेड्यूल में है, और अगर आपको नॉर्मल केस में 7 साल की या उससे ऊपर की सजा मिली है, तो हाँ भैया इनएलिजिबल हो। एक्सेप्शन, इफ 2 ईयर हैव पास सिंस हिज रिलीज फ्रॉम जेल, देन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एंड हो जाएगी, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऑब्वियस बात, अगर सजा खत्म हो गई है, वो पास हो गया टाइम, उस केस में फिर आप एलिजिबिलिटी वाली कैटेगरी में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। अब यहां पे चेक करो जी, आईबीसी वांट्स ओनली लो abiding and creditors people to take control of insolvent company if someone has a criminal background, he should not be allowed to manage company in distress, but if he has completed his sentence and stay clean for 2 year, 2 साल तक वो साफ सुथरा रहा, कोई और केस नहीं हुआ, तब उसके बाद ये सेकंड चांस मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहां पे देखो जी, मिस्टर ए वॉज कन्विक्टेड फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एन ऑफेंस अंडर सेबी विच इज इन द 12th शेड्यूल एंड सेंटेंस 3 ईयर इन जेल, 3 साल का उसको मतलब जेल मिली, वाइल ही इज सर्विंग द सेंटेंस और विद इन 2 ईयर ऑफ हिज रिलीज, मतलब वो रिलीज हो गया, ही कैन नॉट बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, बट आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम हिज रिलीज ही कैन अगेन अप्लाई, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 साल का उसको टाइम और चाहिए, उसकी सजा खत्म होने के बाद भी, उसके सजा खत्म होने के बाद भी उसको 2 साल और चाहिए, 2 साल तक वो ब्लॉक ही रहेगा, 2 साल के बाद फिर वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट नंबर ई, डिस्क्वालीफाई टू एक्ट एज ए डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। अब जो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो आईबीसी लॉ के अंदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। जो डायरेक्टर के इनएलिजिबल है, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के भी इनएलिजिबल है, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी नहीं बन पाएगा। तो उसने बोला इफ ए पर्सन इज डिस्क्वालीफाई वो बीइंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ही आल्सो बिकम इनएलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान। अब देखो वही बात यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखी है जी, हाँ, मतलब 2 साल कूलिंग पीरियड बना रहेगा उसका, 2 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, 2 साल के बाद आप एलिजिबल बन सकते हो। बिकॉज इफ समवन इज नॉट फिट to run a company as a director due to past misconduct or non-filing of accounts or non-payment of deposit, he should also not be allowed to manage a company under IBC। obvious सी बात है, जब ऐसे डायरेक्टर तुम कंपनी के एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो एज ए प्रमोटर की तरह हम तुम्हें कंपनी कैसे अलाउड कर दे भाई? तो अगर तुम वहां पे इनएलिजिबल हो, तो यहां पर भी इनएलिजिबल रहोगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, Mr. B was a director in X Limited and failed to file annual return for 3 years. Under section 164(2) Companies Act, he become disqualified from being a director. Hence, Mr. B cannot be a resolution applicant under IBC. वो resolution applicant नहीं बन सकता, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखे है। अब एक्सेप्शन देखो जी, दिस क्लोज डज नॉट अप्लाई टू ए connected person mentioned in explanation 1 of clause 3, for example financial investor
connected indirectly, not involved in management, they won't punish for someone else mistake. मतलब अगर कोई connected person है जो इसमें directly involved नहीं है तो उस person को eligibility वाली कैटेगरी में डाल देंगे, वो ineligible वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। देन फिर पॉइंट नंबर एफ, जिसको सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया। अब जिस बंदे को सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया वो मार्केट में डील ही नहीं कर सकता। सेबी ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। सेबी कई कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो जिस कंपनी पर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है वो कंपनी भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकती। देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ ए पर्सन हैज बीन बैंड बाय सेबी फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी or accessing the security market, for example insider trading or market manipulation, then such person cannot submit a resolution plan. अब अगर मिस्टर सी who owe an investment company was banned by SEBI, उसको सेबी ने बैन कर दिया for 5 years for manipulating share price. During this ban Mr. C cannot become a resolution applicant in any IBC case. बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार सेबी अगर बैन लगा देती है तो भैया फिर वो ध्यान रखना, वो गवर्नमेंट के लिए फिर वो इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर होंगे, वो एलिजिबल वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। फिर प्रमोटर और मैनेजर ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व इन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, मतलब जो कंपनी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो तो बाहर ही है, उस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर भी यहां से बाहर है, मतलब वो भी किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। आप अगर उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के मैनेजर हैं, गवर्नमेंट की बात के प्रमोटर हैं जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कर रही है। अच्छा, ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती क्या है, ये आगे जाके हमारी आएंगी सेक्शन 43 से लेकर 51 तक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ऑलमोस्ट फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे इफ ए पर्सन वाज ए प्रमोटर, डायरेक्टर और ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी दैट वाज फाउंड गिल्टी बाय एनसीएलटी ऑफ किसका, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, वो कोई अनफेयर एडवांटेज देना चाह रही थी किसी क्रेडिटर्स को, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, वो एसेट रिलेटेड पार्टी को कम प्राइस पर बेच रही थी, एक्सटर्नेट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब लोन ले रही थी, लोन दे रही थी और अलग अलग टर्म्स पे काम कर रही थी, और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब फ्रॉड तरीके से किसी ट्रांजैक्शन को सप्रेस करके, वो छुपाकर ट्रांजैक्शन कर रही थी। तो अगर इसमें से कुछ भी है तो वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस ही है। And NCLT has already passed an order to confirming it, then such person cannot become a resolution applicant। बस ये पर ध्यान दो भाई, सिंपल सी बात है, जो इन्वॉल्व है इन ट्रांजैक्शन पे, जो इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, तो गवर्नमेंट कही आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। हाँ जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब इसका रीजन बिकॉज सच अ पर्सन ऑलरेडी अब्यूज द फाइनेंशियल सिस्टम अलाउइंग देम बैक इनटू अनदर रेजोल्यूशन वुड डिफीट द पर्पस ऑफ आईबीसी कोड जी। फॉर एग्जांपल मिस्टर डी वाज प्रमोटर ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है, बिफोर इंसॉल्वेंसी ही सोल्ड कंपनी एसेट टू हिज फ्रेंड फॉर्म एट हाफ प्राइस, दैट इज अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एनसीएलटी पास एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द wrongdoing, Mr. D become ineligible to bid any company under IBC। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यह है कि अगर कोई पास्ट में गलतियां हुई थी, देखो कई बार क्या होता है इंसान से ना पास्ट में गलतियां हो जाती हैं, अब उस पास्ट में गलतियों को सुधारने का मौका भी तो देना चाहिए। अब अगर तुम उस गलती को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल सी बात है, अगर आप ये देखो कि भैया गलती सामने वाले ने की है, तुमसे कभी गलती नहीं हुई है, ये बहुत गलत सोच है। आप अगर बैठ के अपने बारे में सोचोगे ना, आपने भी मल्टीपल मिस्टेक की होंगी, और अगर उन गलतियों के लिए आपको माफ ना किया जाए, कितनी गलत बात है, क्योंकि कई बार बचपने में गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे एग्जीक्यूटिव के मैच्योरिटी लेवल और प्रोफेशनल के मैच्योरिटी लेवल में फर्क नहीं आया? सोच के बताना मुझे। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ घर वाले क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट चेंज हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। क्या तुम्हारी बात मतलब तुम्हारी पर्सनल बात कर रहा हूं, क्या तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में जो तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल था और जो तुम्हारा प्रोफेशनल के अंदर मैच्योरिटी लेवल है, मेरे ख्याल से मैं गारंटी दे रहा हूं जमीन और आसमान का फर्क आ गया होगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उस टाइम पर तुमने क्या क्या गलतियां की थी। अब कोई तुमसे पूछेगा, तुम पता क्या बोलोगे, यार बचपन में गलतियां हो जाती हैं
और उस गलती को ही पकड़ के बैठे रहोगे क्या? और तुम कोशिश कर रहे होंगे उस गलती को खत्म करने की, ताकि तुम प्रोफेशनल में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाल सको, उसमें अटेम्प्ट ना लगे। और जो बच्चा अभी भी उस हवा के अंदर जी रहा है कि नहीं एग्जी में तो हम परफेक्ट थे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं प्रोफेशनल में उसको दिक्कत आने के चांसेस है भाई बहुत। मेरे को तो यार सीए फाइनल और सीए इंटर के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। मेरे को सीए फाइनल में समझ में आ गया था, जब मैं सीए इंटर क्लियर किया, माना मैंने दोनों ग्रुप एक बार में निकाले थे, बट मैं सीए फाइनल में ये बात समझ गया था कि मेरी सीए इंटर में क्या क्या गलती थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई सीए फाइनल के अंदर, कि सेल्फ स्टडी के बिना इंसान पास नहीं हो सकता। सीए इंटर में ना ये बात इतनी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 9 महीने के बाद एग्जाम, जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में तो होता है 5 महीने के बाद एग्जाम होते हैं। अगर मैं ईईटी वाले बच्चों की बात करता हूं सर, ईईटी वाले बच्चों को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता यार, क्योंकि जहां से उन्होंने नॉर्मली क्या होता है, जहां से ईईटी पढ़ी बच्चा वहीं से कई बार एग्जीक्यूटिव ले लेता है। अब उसको कई बार संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो संभलता कब है, जब एक दो बार ठोकर लग जाती है उसको, फिर थोड़ी संभल आती हो ये तो कुछ अलग चीज है भाई, हम तो ईईटी वाले हवा में घूम रहे थे। फिर उसको एक्चुअल में आइडिया फील होता है भाई साहब ये वो चीज नहीं है जो हम सोच रहे थे। और फिर वो एग्जीक्यूटिव में पूरा मतलब घूमता है। उसके बाद जब वो प्रोफेशनल में आता है ना, वो समझ जाता है कि भाई प्रोफेशनल में उसके माइंड क्लियर होता है। प्रोफेशनल वाले बच्चों को हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आप टीचर पे डिपेंडेंट हैं, आप फेल होने की तरफ जा रहे हैं, आप सीएस बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये मैं यूट्यूब पे मुंह पे बोलता हूं कि प्रोफेशनल का बच्चा जब टीचर पे डिपेंड हो गया, आप ये मान लो कि आप पास नहीं हो सकते जी। 100% तुम्हें सेल्फ स्टडी पे डिवोट रहना पड़ेगा। 100%। 100%। अगर कोई टीचर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, ये उसका एज मानो, ये तुम्हारे लिए एज है, ये तुम्हारे लिए एज है। बट एग्जीक्यूटिव वाली हरकतें छोड़नी पड़ेंगी कि अगर टीचर कराएगा तो हम करेंगे, नहीं कराएगा तो हम नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा जी। और ये बात मैं सीए फाइनल के अंदर वेरी फर्स्ट डे से समझ गया था मैं, कि भैया अपने ऊपर बिलीव करके, अपने ऊपर डिपेंड रह के सेल्फ स्टडी करनी है, तब जाके सीए फाइनल हमने निकाल दी थी फिर। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी पे। कई बच्चे उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना तुम्हारा दिमाग नहीं चल सकता। सेल्फ स्टडी के बिना तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं सकता, और जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं चल सकता तो पेपर तुम दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर में तुम्हें खुद ही क्वेश्चन समझने हैं, खुद ही उन क्वेश्चन को लिखना है। क्या बात मेरे समझ में आ रहा है जी? ठीक है, चलो यहां पे आओ। देखो जी, तो अगर कोई पास्ट में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कोई तुमसे पास्ट में गलती हो गई है, तो सुधारने का मौका तो दिया जाएगा। तो कह रहे हैं सम टाइम्स ए कंपनी डिड fraudulent or undervalue or preferential deal before a new owner took it over. If the new owner had nothing to do with those old wrongdoings, तो फिर कह रहे he should not punish for them ना। भाई किसी का पास्ट था, अब उसकी किसी के नए बंदे से शादी हो गई, अब तुम नए बंदे को भी उसमें घसीट लो, तो नया बंदा कह रहा भाई साहब मेरी गलती क्या है, मैं तो जब ये पास्ट था मैं तो उस टाइम इन्वॉल्व भी नहीं था। जब मैं इन्वॉल्व भी नहीं था, मेरे को पता ही नहीं उस टाइम क्या क्या हुआ, तो मुझे अब मतलब ब्लेम क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं कि इसका पास्ट था इसलिए तू किसी कंपनी का रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। तो वो चीज गलत है। तो इफ द रॉन्ग ट्रांजैक्शन हैपेंड बिफोर यू बोट द कंपनी अंडर आईबीसी अप्रूव प्लान और under a court SEBI approved scheme, you did not take part in those wrong act, then you can remain ineligible. So ये बात ध्यान दो। एग्जाम्पल देखो, ABC लिमिटेड अर्लियर सोल्ड एसेट, ठीक है जी, चीपली टू इट्स प्रमोटर, ठीक है, एंड अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। लेटर HDFC ARC बाय ABC लिमिटेड जी। अब इन दोनों ने ट्रांजेक्शन की, उसके बाद ABC को बाय कर लिया HDFC ने, अंडर IBC रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय NCLT। बिकॉज द फ्रॉड हैपन बिफोर HDFC ARC एक्वायर ABC लिमिटेड, द HDFC ARC वाज नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं था, तो HDFC ARC कैन स्टिल एक्ट एज ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन अदर केस। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लोग कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे क्लोज नंबर H देखो जी, पर्सनल गारंटी देन
दैट रिमेन अनपेड। अब गवर्नमेंट करे इफ ए पर्सन गेव ए गारंटी, if a person gave a guarantee for a loan taken by company and the company goes into insolvency, company insolvency में चली गई, the bank evoke the guarantee but guarantor fail to pay even partly, चाहे वो partly, then the guarantor cannot submit a resolution application। अब ये guarantor के लिए आ गया। सर देखो 29 है ना, लंबा चौड़ा है भाई। आपने देखा होगा 1.25 घंटे की क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, जो मैंने लिंक भी डाला, वो डिटेल क्लास थी, उसके अंदर मैंने प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया है। अगर आप वो क्लास के बाद ये वाली क्लास देख लोगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये 29A इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कह रहा हूँ 29A इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जब मैं तुम्हें सेक्शन 32A के बाद टेस्ट बना के भी दूंगा ABC का, उसमें 29A का मैं क्वेश्चन डालूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये 100% एग्जाम में आने की भी उम्मीद होती है। तो 29A दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 4 रिवीजन इस सेक्शन की चाहिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, इसको समझोगे फिर लिखो, फिर दोबारा समझो फिर लिखो, फिर दोबारा समझो फिर लिखो, जब तक पूरा सेक्शन लिख पा रहे ना तब तक इसको समझते रहो और लिखते रहो, क्योंकि इसके पॉइंट्स दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि 29 कैपिटल ने क्या कहा है। ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे जी, अब मिस्टर राज गेव ए पर्सनल गारंटी फॉर हिज ग्रुप कंपनी राज स्टील लिमिटेड, द कंपनी डिफॉल्टेड, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक इवोक द गारंटी बट ही डिड नॉट पे, नाउ राज स्टील गोज इनटू CRP। ठीक है, मिस्टर राज कैन नॉट बिड फॉर इट और एनी अदर कंपनी बिकॉज ही गारंटी स्टैंड अनपेड, उसकी गारंटी जो है वो अनपेड हो गई, बस ये पर ध्यान। अब यहां पे रिलीफ दिया गया जो MSME कंपनी है, यहां पे रिलीफ मिला MSME कंपनी के लिए। अब जो मीडियम माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द लॉ रिलैक्स सर्टेन हार्श रूल्स, क्लोज C NPA काउंट, क्लोज H अनपेड गारंटी वाला, डू नॉट अप्लाई टू MSME केसेस। इन केस में MSME केस मतलब MSME केस पे अप्लाई नहीं होगा। इट मींस अगर इनका अकाउंट NPA डिक्लेयर हो चुका है या इनकी गारंटी अनपेड है तो भी ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। Example, Tini Tech Private Limited, that is MSME, is under CRP. Its old promoter account is NPA and his guarantee is partly unpaid. Under section 240A, he can still submit a resolution plan to revive his own MSME because the law want to encourage genuine revival of small business, क्योंकि small business का revival करना बहुत जरूरी है। अगर small business का revival नहीं होगा तो फिर कंपनी काम ही नहीं कर पाएंगी जी। अब यहाँ पे एक केस लो है जी, यहाँ पे देखो जी, अब एक केस लो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। क्या हुआ इस केस में, पहले केस समझते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस केस को जी, इस केस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कह रहा था कॉर्पोरेट डेटर दैट इज बाफना फार्मा वाज ए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इट्स प्रमोटर, इसके प्रमोटर वांटेड टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान टू रिवाइव द कंपनी, इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए। नॉर्मली under section 29A like 29ACH, promoter with NPA और unpaid guarantee are ineligible। normally वो क्या होते हैं, ineligible होते हैं। but section 240A give relaxation to MSME, these disqualification do not apply to them। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बिकॉज द कंपनी इज MSME इट्स प्रमोटर कैन सबमिट द प्लान, the committee of creditor does not have to test their eligibility under section 29A, they are automatically allowed। मतलब उनको 29A में चेक नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी प्राची, बिल्कुल उसके ऊपर 29 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर 29 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्राची एक बार क्लियर कर दूं, वही कंपनी खरीदेंगे बातें कर अलग है, रेजोल्यूशन प्लान जमा करना बातें कर अलग है, क्योंकि और भी कई सारे प्लान आए होंगे तो किसका प्लान एक्सेप्ट होगा, वही कंपनी खरीदेगा, बट ये एलिजिबल है रेजोल्यूशन प्लान जमा करवाने के। सिंपल मीनिंग, इफ द कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी इज MSME एंड इट्स ओल्ड प्रमोटर कैन टेक पार्ट इन द रेजोल्यूशन इवन इफ दे अदरवाइज फॉल अंडर डिस्क्वालिफिकेशन, दिस इनकरेज स्मॉल बिजनेस रिवाइवल। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। अब यहां पे अगर कोई बंदा बाहर कन्विक्ट हो गया, बाहर की कोर्ट में कन्विक्ट हो गया, बाहर की कोर्ट में वो डिफॉल्टर पाया गया, तो वो भी खत्म। देखो, इफ ए पर्सन हैज बीन बैंड कन्विक्टेड
or declare insolvent under the law of another country in way of similar to A to H of section 29A, the person is also ineligible in India. भाई अगर बाहर तुम इनएलिजिबल पाए गए हो तो इन क्लोज के लिए ऐसा ही मान लो कोई सेक्शन बाहर है तो अब यहां पर भी इनएलिजिबल हो. मिस्टर रवि एनआरआई बिजनेसमैन वाज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट बाय यूके कोर्ट. He cannot be resolution applicant in India because he suffer the same kind of disqualification abroad. बस ये पर ध्यान दो. और अब नीचे लिखा है कि इन सबसे कनेक्टेड पर्सन भी यहां से बाहर हैं. देखो, इफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज कनेक्टेड पर्सन someone related through control ownership management who is ineligible under clause A to I, then applicant itself also become ineligible or fraud. Clause A offense because the director is a connected person, global invest become ineligible to. मतलब सिंबल्स बता, जो इनके कनेक्टेड पर्सन है वो भी फिर यहां से बाहर हो जाएंगे. और कनेक्टेड पर्सन की हमें डेफिनेशन यहां पे लंबी चौड़ी दी हुई है जो मैं याद करने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है जी. उसके बाद यहां पे देख लो जी, अब यहां पे लास्ट पॉइंट है जी ये वाला. इधर देखो, when does ineligibility section 29AC apply? It apply at the time of resolution plan is submitted, not from the insolvency commencement date. ठीक है जी. That means even a person account was declared NPA long ago. What matter is their position when they file the plan? They can become ineligible by first paying all overdue NPA amount with interest before submitting the plan. मिस्टर एक कंपनी डिफॉल्टेड 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो डिफॉल्ट हुआ था एंड क्वालिफाइड एज एन एनपीए. इफ ही पे ऑल ड्यू एंड इंटरेस्ट बिफोर सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान ही बिकम एलिजिबल. ये तो पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया. यही सेम पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो एलिजिबल हो जाएगा अगर वो प्लान जमा करवाने से पहले सारे पैसे विद इंटरेस्ट विद चार्जेस पे कर देते हैं. अब यहाँ पे दिस कवर अप्लाई हु वर इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर व्हेन इट कमिटेड ए फ्रॉडलेंट और रॉन्गफुल ट्रांजैक्शन. सेक्शन अनलाइक 29AC दिस कैन नॉट बी क्योर्ड बाय रीपेमेंट. ये क्योर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अबाउट मिसकंडक्ट नॉट जस्ट डिफॉल्ट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इफ मिस्टर बी वाज अ डायरेक्टर व्हेन द कंपनी डाइवर्ट लेंडर फंड शी रिमेन परमानेंटली इनएलिजिबल इवन इफ शी लेटर क्लियर ड्यूज. ये पॉइंट तो वहां पर भी हमने देखा ही था कि उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है ना. हाँ, आप उसके पार्टी नहीं थे, याद है, उसके आप पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुई, आप उसके पार्ट नहीं थे तब एलिजिबल हो सकते हैं. बट आप उसके पार्ट थे, ये भी ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो आप परमानेंटली इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में आ जाओगे. वो ये बात कहना चाह रहे हैं. अब यहां पे देखो एक लास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या कह रही है. कैरियर रिलेटेड पार्टी एंड कनेक्टेड पर्सन मस्ट मीन समवन एक्चुअली कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. merely being a relative on paper is not enough. There must be a real business link or control. So only those who can influence in the business activity of the applicant will fall under 29A. Mr. X cousin or share in the applicant company but never took part in this management. No disqualify, no business connection. कोई business connection नहीं है, वो disqualify नहीं है. If Mr. Wife a director handling finance of the applicant company disqualify, she is clearly connected with business. मतलब बिजनेस से कनेक्टेड होना भी जरूरी है, सिर्फ रिलेटेड होना जरूरी नहीं है. बिजनेस में कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा. और यहां पे देखो, वाई सेक्शन 29A J is valid. The court clarified that word connected person is not vague. It's cover anyone who presently manage or control the business of the corporate debtor or who did so earlier, पहले, or will do so during implementation of the plan. Hence 29AJ constitutionally stand valid. It prevent backdoor entry of the same defaulter. ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही है. तो अब जाके हमारा 29A यहाँ पे पैक हो जाता है. ठीक है जी. अब जाके हमारा 29A पैक हो जाता है. ये पूरा का पूरा सेक्शन 29 कैपिटल A है. मतलब अप्रोक्सीमेट 40 मिनट लग गए इसको हमें दोबारा से रिवाइज करने में. मैं दोबारा बोल दूं, अगर आपको इसको डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है. मैंने ग्रुप में भी लिंक डाला हुआ है इस लेक्चर का, आप वो भी देख सकते हो. उसके बाद आप ये देखोगे और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको. बट दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए. क्या बात समझ में आ रही है. अब यहाँ पे हमारा 29 कैपिटल A खत्म हो जाता है. अब यहां से फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. ये रेगुलेशन 36A दे रखी है. कह रहे हैं बिलो इज ए समरी ऑफ टाइमलाइन फॉर ए रेजोल्यूशन प्लान एज प्रोवाइडेड इन CRP रेगुलेशन, ऑल ऑफ विच आर एक्सप्लेन इन डिटेल देयर आफ्टर.
अब ये तो इन्होंने कंसाइज टेबल बना के दे रखी है, इसके बाद फिर इसका डिटेल बात स्टार्ट हो जाएगी जी। सर रटने वाले बच्चों की बारी कब आएगी? साथ साथ चल रही है बारी रटने वाले बच्चों की। ठीक है जी, चलो तो ये इसका समराइज वे है, ये समरी है, इसके बाद फिर इसको डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब एक मिनट रुकना यहाँ पे, एक मिनट मैं तुम्हारा मॉड्यूल खोल लूँ, एक मिनट। ये रेगुलेशन 36A है। हाँ, अब यहाँ से फिर हमारा इनविटेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। रेगुलेशन 36A ये हो गया, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान 36B हो गया, उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग 36, फिर 37 रेजोल्यूशन प्लान, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, यहाँ पे 38 आ गया, रेगुलेशन, अप्रूवल रेजोल्यूशन प्लान कमेटी हो गया, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 34 सेक्शन 34 जी, उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय एनसीएलटी, यहाँ पे अपील। अब जाके फिर आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया जी। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। पास्ट रिलेशन वाला पॉइंट मेरे बच्चे ये है, पास्ट रिलेशन का मतलब ये, जैसे मान लो मैं हूं, ध्यान सुना, मैं हूं, मैंने और आपने मिलकर एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की, मैंने और आपने मिलकर एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गई, हम दोनों के बीच में हो गई। उसके बाद मान लो मुझे एक्वायर कर लिया आलोक ने, मुझे एक्वायर कर लिया आलोक ने। अब आलोक के पास आप चले गए, अब आपने एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की हुई है, नहीं मुझे एक्वायर कर लिया लोगों ने, तो मतलब मैंने एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की हुई है आपके साथ, बट ये ट्रांजैक्शन मैंने जब उस आलोक ने मुझे खरीदा तब की या पास्ट में की? पास्ट में की। उस टाइम तो आलोक का इस ट्रांजैक्शन से कोई लिंक ही नहीं था, आलोक तो इसकी कोई पार्टी नहीं था उस टाइम, तो आलोक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जब दो कंपनी में फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन हुई तो ये तो इनएलिजिबल है, ये तो इनएलिजिबल है। इनमें से किसी कंपनी को एज पर इंसॉल्वेंसी लो आगे खरीद लिया, अब जिसके पास एक कंपनी गई उसने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, वो तो इन्वॉल्व था ही नहीं, तो वो पर्सन इनएलिजिबल नहीं रहेगा, वो पर्सन एलिजिबल वाली कैटेगरी में ही रहेगा। गवर्नमेंट उसको बाहर निकालना चाह रही है कि भाई ये ट्रांजैक्शन पास्ट में हुई थी जब तो इसका पार्ट भी नहीं था, तो यहां पर तू इससे बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। इसमें नहीं जो, अरे नालायक, पहले क्लियर किया करो ना, फिर मैं पूरी जान निकाल के बैठ गया वहां पे। उसमें तो मेरे बच्चे ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी पास्ट में कोई रिलेशनशिप थी और वो रिलेशनशिप आपने छोड़ी, इसलिए छोड़ी ताकि आप आगे जाके सीओसी का पार्ट बन जाओ और सीओसी में अपनी इन्फ्लुएंस कर सको, तो भैया चाहे पास्ट रिलेशनशिप हो चाहे प्रेजेंट रिलेशनशिप हो, आप सीओसी के पार्ट नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आप पास्ट में रिलेशन था, आपने चाहे वो रिलेशनशिप खत्म कर दी थी, आपने अपने शेयर्स बेच दिए थे, बट इसलिए बेचे थे कि ताकि तुम सीओसी का पार्ट बन सको, तो वो अलाउड नहीं है। आप सीओसी में इनएलिजिबल ही रहेंगे, आप अभी भी सीओसी का पार्ट नहीं बन सकते, चाहे तुम पास्ट में रिलेशन थे। बट हां, आपने बहुत साल पहले शेयर बेच दिए थे और आपके दिमाग में था ही नहीं कि मुझे आगे सीओसी का पार्ट बनना है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में अगर ऐसा है, अगर जेन्युइन केस है, तो तुम सीओसी का पार्ट बन सकते हो। ये पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है। क्लियर है? अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे एक बार होमवर्क नोट कर लो, और तुम ना होमवर्क करके आया करो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि तुम होमवर्क करके आते हो, ठीक है ना, तो ये बात गलत है। एक तो रेगुलेशन 36A, रेगुलेशन 36B, रेगुलेशन 36A, रेगुलेशन 36B, रेगुलेशन 36C, ये 3 रेगुलेशन आपने घर से पढ़ के आनी है जी, ठीक है ना, ये 3 रेगुलेशन आपने घर से पढ़ के आनी है, ये आपका होमवर्क है कल की क्लास का, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपकी 2 तारीख को क्लास ना हो, 2 नवंबर को,
क्योंकि हमें घर की शिफ्टिंग करनी है, तो पूरा सामान शिफ्ट होगा, मेरा स्टूडियो भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ जाके मेरे को फरीदाबाद जाके स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा। तो होपफुली 3 तारीख से मैं क्लास लूँगा जी, ठीक है। बट कल के लिए 36 ABC आपका ये होमवर्क है जो आप करके आएंगे जी, ठीक है। चलो तो बाकी मिलते हैं अपना कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी।